मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग यहां पे नंबर सिस्टम क्लास 4 जिसमें हम लोग संख्याओं का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स इसके बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन लेंगे, सारा डिस्कशन करेंगे। और यकीन मानो बहुत सी चीजें हैं जो आप यहाँ पे पहली बार पढ़ोगे। और अगर आपने क्लास 4 से पहले हमारे 3 वीडियोस क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 ना देखा हो तो आप जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियोस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। और क्लास 4 से पहले उनको वीडियो को देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्लास 4 में तो हम नंबर्स का क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, बट उन क्लासेस में हमने ये देखा है कि नंबर्स क्या हैं, संख्याएं क्या हैं, डिजिट्स क्या हैं, अंक क्या होते हैं, उस पे क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। तो ये सारी चीजें भी आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में काफी पूछी जाती हैं, तो आप इनको भी बहुत अच्छे से समझें। दूसरी बात यह कि हमारा अरिथमेटिक का फुल वीडियो कोर्स www.redixeduadda.com पर अवेलेबल है 599 रुपीज में। आप में से जिनको परचेज करना है वो इसको परचेज कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज पहले ये करें, उसके बाद ही, क्योंकि थोड़ा सा फायदा तो मेरा भी होना चाहिए ना भाई। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी कुछ क्लासेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। बहुत सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप यहाँ पे देखने वाले हो आज क्लासिफिकेशन में। बहुत मैक्सिमम चीजें तो आपको ऐसी लगेंगी कि ये नई है, जिसको आपने पहले कभी पढ़ा नहीं था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर से। आप में से कोई बता सकता है संख्याएं कितने टाइप्स की होती हैं? अगर बता सकते हो तो तुरंत फटाफट नीचे कमेंट करो, वीडियो को पॉज करके। मेरा देखकर कमेंट मत करना। 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। चलिए मैं बताता हूं क्या क्या होते हैं रियल नंबर्स और क्या क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रियल नंबर, जिसको आप हिंदी में बोलते हो वास्तविक संख्याएं, और कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको आप बोलते हो सम्मिश्र संख्याएं। तो अब इन दोनों के बारे में देखो, जो बुक्स में है ना बुकिश नॉलेज, वो समझो, वो मत समझो यार। वास्तव में चीजों को अगर आपको देखना है तो उनको समझना पड़ेगा बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, एक अलग नजरिया से। मतलब चीजों को आत्मसात करना पड़ेगा। तो रटी रटाई चीजों को, डेफिनेशंस को पढ़ के आप एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले देखते हैं क्या है वास्तविक नंबर्स, क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उससे पहले अगर आप मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर करो। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो है 4, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? दूसरा, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स की वैल्यू है √4, तो एक्स का मान क्या होगा? और आप बोलोगे भाई साहब दोनों बातें तो सेम है। और अगर दोनों बातें सेम हैं तो सबसे पहली बात यह है कि लिखा क्यों अलग अलग गया है फिर इन्हें? अगर दोनों बातें सेम हैं तो लिखा क्यों अलग अलग गया है कि नहीं? तो चलो मैं आपको बताता हूं। अंडर रूट में लिखा कोई भी नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। इसका मतलब हो गया √4 हमेशा कितना होगा? 2 होगा। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, इसका मतलब हो गया कि इसके 2 मान संभव हैं। कैसे पता चलता है कि कितने मान आएंगे? पावर बताती है। इस पावर को बोलते हैं क्या? डिग्री। अलजेब्रा वगैरह में पढ़ोगे आप इसे। डिग्री बताती है कि कितनी वैल्यूज आने वाली हैं। पावर 2 है, 2 वैल्यूज आएंगी। पावर 1 है, 1 वैल्यू आई है। तो बताओ एक्स के मान कितने होंगे? +2 और -2। आप अगर +2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा, और -2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा। बात समझ में आ रही है? तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। और जो लोग बैंक की तैयारी करते हैं ना, उनके लिए बैंक में क्वेश्चंस आते हैं इनइक्वालिटी करके। उनमें यहां से बहुत सी चीजें पूछी जाती हैं। मेरे ख्याल से 4 से 5 क्वेश्चंस वहां से पूछे जाते हैं। तो इस बात को जरा आप ध्यान रखिएगा। तो ये तो 2 चीजें हो गई। अच्छा, अब मैं अगर आपसे बोलूं कि x की जो वैल्यू है माइनस टाइम्स √4 है, अब क्या होगा x का मान? अब बोलोगे कि √4 तो 4 तो पॉजिटिव नंबर है ना, धनात्मक संख्या है, उसका अंडर रूट तो 2 ही होगा। बाहर माइनस लगा है तो बाहर माइनस लगा दो, तो x का मान कितना हो जाएगा? -2। बात समझ में आ रही है? बाहर माइनस लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं आपसे कहीं ये बोल दूं कि ये माइनस
अंडर रूट के अंदर आ गया तो ये वही बात हो जाएगी कि नई नई शादी हुई थी दुल्हन की और आशिक घर के अंदर आ गया। तो इस बात को जरा समझना भैया अच्छे से, बहुत प्रॉब्लम होने वाली है यहाँ पे। इस बात को अगर हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 इंटू -1, अलग अलग कर सकते हैं क्योंकि आपको अगर इतना आइडिया है तो थोड़ा सा समझ लो। यहाँ पे अंडर रूट ऑफ a इंटू बी को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो दोनों एक ही अंडर रूट के अंदर हैं तो दोनों को अलग अलग कर दो। 4 इंटू अंडर रूट ऑफ -1, अंडर रूट 4 जो होता है ये तो 2 होता है, ये तो सबको पता है। अंडर रूट ऑफ -1 इसको आयोटा बोलते हैं और ये आपके काम की चीज बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये 11th का पार्ट है और 11th है 12th में पढ़ाया जाता है ये सब। और आपकी जो कंपटीशन की मैथ्स आती है, एप्टीट्यूड आता है, वो 10th लेवल तक का आता है। सोचो हाई स्कूल तक का अगर ढंग से पढ़े होते हैं तो आज ये सब कुछ नहीं पढ़ना पड़ रहा होता। अंडर रूट ऑफ -1 इसको आयोटा बोलते हैं और इसको आई से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 2i। तो आई के बारे में क्या है, आई के बारे में है अंडर रूट ऑफ -1, ये आई का मान होता है। इसको चाहो तो आप कहीं पे नोट कर लो, कभी कभी पूछ ले जाता है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1। यानी अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर नेगेटिव हो रहा है तो वो संख्या हो जाएगी इमेजिनरी, यानी कि काल्पनिक। यानी कि जिस संख्या का अंडर रूट निकालने के बाद ये आई ना मिले वो सारी हमारी कैसी हैं, रियल। लेकिन अगर आई मिल गया तो कैसी हो जाएंगी, काल्पनिक यानी इमेजिनरी। तो चलो मैं सबसे पहले आपको इरेज करके पूरा एक बार फिर से समझा देता हूं। रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं उससे पहले जरा समझिए। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब सम्मिश्र, सम्मिश्र का मतलब क्या, मिश्रण। किसका मिश्रण, वास्तविक का, रियल का और काल्पनिक का। जैसे अगर मैंने लिखा 2 + 3i, क्योंकि काल्पनिक संख्याएं तो आई के साथ आएंगी ना, तो ये क्या है, ये आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें ये रियल पार्ट है और ये आई के साथ जो लिखा है वो कैसा है, वो काल्पनिक पार्ट है। तो रियल नंबर्स वो सारे नंबर्स होते हैं जो, पहली बात तो आप ये बोल दो कि काल्पनिक ना हो, वो सारे रियल हैं, या जिनको हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। अब बोलो ये नंबर लाइन क्या है, नंबर लाइन ये है भाई साहब, सबसे बीच में आता है 0, इसके आगे चलते चलो 1 2, बीच में पॉइंट्स भी आएंगे, 3, ऐसे कहां तक, इनफाइनाइट तक। इसके पहले चलो -1, -2, -3, ऐसे कहां तक, -इनफाइनाइट तक। तो इसी को बोलते हैं नंबर लाइन। यानी कि जिनको हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकें वो सारे नंबर्स क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। या फिर आप ये बोल दो वो सारे नंबर जो बिना आई के आए, या आप ये बोल दो ऐसे नंबर्स जिनका अंडर रूट निकाला जाए तो वो कभी भी आई ना दे। यानी कि ऐसे नंबर्स जो पॉजिटिव हो और उनका अंडर रूट निकाला जाए वो सारे नंबर्स कैसे हैं, रियल नंबर्स हैं। बात समझ में आ रही है। तो जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे रियल नंबर हैं, वास्तविक संख्या हैं, और हमें वास्तविक संख्याओं के बारे में ही पढ़ना है। बात समझ में आ रही है। तो क्या क्या हो सकती है वास्तविक संख्याएं, फटाफट नोट कर लो। 0 क्या है, वास्तविक संख्या है। 1 2 3 4 ये सब क्या है, इनफाइनाइट तक वास्तविक संख्याएं, ध्यान रखना, टिल इनफाइनाइट। -1 -2 -3 -4 माइनस कहां तक, इनफाइनाइट, ये सब क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। 1/2 फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं, भिन्नों की बात कर रहे हैं, 5/6 -11/12 -19/40, ऐसी जितनी भी संख्याएं हैं। पाई का इस्तेमाल बहुत करते हैं, क्या है, वास्तविक संख्या, ध्यान रखना वास्तविक संख्या है। सब कुछ जो भी पढ़ेंगे आगे सब वास्तविक पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स तो पढ़ना ही नहीं है, इसको तो भूल जाओ। जहां आई आएगा वहीं कॉम्प्लेक्स बनेगा, वरना कॉम्प्लेक्स ही नहीं है कुछ भी। पाई क्या है, रियल है। सबसे पहली बात, ये सब रियल हैं क्योंकि इन सब का प्रयोग हम अपने जनजीवन में करते हैं कहीं ना कहीं। √2 वास्तविक है, √3 वास्तविक है, 5.67 वास्तविक है। जितनी भी संख्याएं हैं भाई साहब सब वास्तविक हैं, आई ना आए बस वहां पे। बात समझ में आ रही है। चलो हटाता हूं मैं इसको, आप नोट कर चुके होंगे मेरे ख्याल से।
अब बात करते हैं आगे कि अगर रियल नंबर ही पढ़ना है तो रियल नंबर्स में तो सब कुछ आ गया, उसको कैसे बाइफरकेट किया जाए, उसको कैसे हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करें। अब आप समझो एक बात, रियल नंबर्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा? रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अब जनरेट होने वाला है, जो किताबों में पढ़े हो भूल जाना उसको। किताबों से कंपटीशन नहीं निकलता, किताबें जमा करने से, कई सारी किताबें रख लेने से अगर कंपटीशन निकलता तो ऐसे भाई साहब सभी किताबें खरीद के कंपटीशन निकाल लेते। किताबी कीड़े मत बनो, किताबी ज्ञान मत हासिल करो। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? चलो मैं पहले आपको परिभाषा ही बता देता हूं। ऐसी संख्याएं जिनको P बाई Q के रूप में डिनोट कर सकते हैं। P क्या है? अंश, जिसको आप बोलते हो न्यूमरेटर अंग्रेजी में, है ना। और Q क्या है? हर, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? डिनोमिनेटर। बात समझ में आ रही? यानी कि जिन ऐसी संख्या जिनको अंश और हर के रूप में डिनोट कर सकते हैं। और ये जो हर वाले भाई साहब है ना, ये जीरो नहीं होने चाहिए कभी भी। बहुत बड़ा कंसेप्ट है जीरो का भाई साहब। अगली जो हमारी वीडियो होगी ना, अगली क्लास, वो केवल और केवल इसी जीरो पर चलेगी। और जीरो के बारे में जितनी भी तुम्हारे अंदर अमानवीय व्यवहार और या अमानवीय भावनाएं जागृत हो चुकी हैं ना, उन सबको अगली क्लास में हम दूर करेंगे। तो P और Q अंश और हर के रूप में डिनोट कर सकते हैं। और हर क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो क्यों नहीं होना चाहिए? क्या फर्क पड़ जाता है जीरो होने से? ये सब अभी नहीं समझेंगे, ये समझेंगे हम अपनी अगली क्लास में। तो उसका भी तो इंतजार करो, थोड़ा इंतजार तुम करो, थोड़ा इंतजार हम करें, थोड़ी मेहनत तुम करो, थोड़ी मेहनत हम करें, एग्जाम भी पार होगा और वो भी मिलेगी। परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या हो गई? ऐसी संख्याएं जिनको P बाई Q के रूप में डिनोट कर सकते हैं। और Q यानी कि हर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। हाँ, अंश जीरो हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन हर कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। और सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो लोगों को रहती है कि ये धनात्मक होता है या ये ऋणात्मक होता है। भाई साहब, हम धनात्मक ऋणात्मक की बात ही नहीं कर रहे हैं। ये धनात्मक भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। बात समझ में आ गई? दोनों होंगे। अभी हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात ही नहीं कर रहे हैं। रेशनल नंबर पॉजिटिव भी होते हैं, रेशनल नंबर नेगेटिव भी होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा 5/6। अंश हर, अंश और हर के रूप में है। हर जो है 6 है, वो जीरो नहीं है। इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। तो ये कैसी है? ये तो पॉजिटिव है ना, धनात्मक है। लेकिन मैंने लिख दिया 5/6 माइनस का 5/6। अच्छा, अब एक बात जरा समझना, बड़ा कंफ्यूजन रहता है, बहुत बेसिक की चीजें मैं बता रहा हूं। -5/6 लिखो, 5/-6 लिखो, क्योंकि मैंने क्लासेस में ये सारी जो आपके कुकृत्य है ना, वो देखे हैं कई सारे आपके आंसर्स। तो इस बात का जरा ध्यान रखना, -5/6 लिखूं, 5/-6 लिखूं, या माइनस बाहर लगा दूं, 5/6 लिखूं, ये सब एक ही बातें हैं भाई साहब। बात समझ में आ रही है? ये बिल्कुल अलग नहीं है। हाँ, लिखने का तरीका हमारा अलग हो सकता है। कुछ लोग इसको प्रिफर करते हैं लिखना, कुछ लोग इसको प्रिफर करते हैं। ये जल्दी कोई लिखता नहीं है, लेकिन सही तीनों है। तीनों का मतलब ही एक ही है। बात समझ में आ गई? तो पॉजिटिव भी होंगे रेशनल नंबर्स, नेगेटिव भी होंगे। अब रेशनल नंबर अगर पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं और P बाई Q के फॉर्म में है, Q जीरो नहीं होना चाहिए। मैंने बोला चलो ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे लिखा है 1/2, 5/6, 9/10, 19/11। ये भी रियल नंबर, ये भी रेशनल नंबर है। अच्छा, जितने रेशनल नंबर हैं वो सब कौन है? वो सब रियल हैं, क्योंकि रियल ही पढ़ रहे हैं। अब जो भी पढ़ेंगे वो सब रियल तो होंगे ही होंगे, है ना। -23/24, ये सब क्या है? ये सब रेशनल नंबर हैं। अच्छा, आप बता सकते हो जीरो क्या है? जीरो रेशनल है कि नहीं? अरे क्यों नहीं है? 0/1 नहीं लिख सकते? 5 क्या है? रेशनल है कि नहीं? 5/1 नहीं लिख सकते? 6 क्या है? 6/1 नहीं लिख सकते? 9 क्या है? 9/1 नहीं लिख सकते? -19 क्या है? -19/1 नहीं लिख सकते क्या? ये सब क्या है? रेशनल है। आगे देखो, अगर मैंने लिखा 5.6, अब बताओ रेशनल है कि नहीं? अब बोलोगे सर कुछ पढ़ा था बचपन में, 5.6 है तो दशमलव के नीचे क्या लगा दो? दशमलव के नीचे क्या रखते हैं? ऐसे 1 लगाते हैं ना, और जितने आगे संख्या है उतने 0 लगा देते हैं। तो इसको मैं 56/10 लिख सकता हूं ना। अब बताओ P बाई Q के रूप में है कि नहीं? है ना। तो P बाई Q के रूप में है, इसका मतलब क्या है? परिमेय संख्या है।
9.78। बोलो फिर से वही काम कर देते हैं, दशमलव के नीचे 1 लगते हैं और आगे 2 जीरो लगा देते हैं, तो कितना हो जाएगा 978/100 हो जाएगा। पी बाई क्यू के रूप में है, परिमेय संख्या है। अब अगर मैं आपसे बोलूं ये बताओ भाई साहब, तो अपरिमेय क्या होता है? इतनी देर से जो कहानी कर रहे हो परिमेय के बारे में, तो अपरिमेय क्या होता है? तो आप में से कई महानुभाव ऐसे भी बोलेंगे कि जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है, मतलब जो राम ना हुआ वो रावण जरूरी है होना। क्यों भाई, ऐसा होता है क्या? अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इसको समझने से पहले आप एक बात मेरी समझो। आप मुझे ये बताओ, अगर मैं 10 को 2 से भाग करूं तो कितना आएगा? बोलोगे 5 आएगा। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि मैं 5 नहीं लिखना चाहता, मैं थोड़ा सा बहुत बुद्धिजीवी प्राणी हूं, तो मैं 5.000000 ऐसे अनंत स्थानों तक लिख दूं, कोई दिक्कत है? बोलो नहीं साहब, कोई दिक्कत नहीं है, कितने भी जीरो लगा लो, तुम्हारी मर्जी है। अपने यहाँ ईजाद हुआ था, आर्यभट्ट ने जीरो का ईजाद किया था, तो अपने घर का है, कुछ भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला अच्छा। मैंने बोला 10 को एक काम करो भाई साहब, 4 से भाग कर दो। बोलोगे 2.5 आ जाएगा। मैंने बोला अच्छा जीरो लगा लूं? बोलो हाँ हाँ बिल्कुल लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। अनंत स्थानों तक मैंने जीरो को लगा दिया। मैंने बोला अच्छा 10 को 3 से भाग करो, कितना आएगा? बोला 3.333333333 कहाँ तक? अनंत स्थानों तक। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि एक बात बताओ बेटा, दशमलव के 40वें स्थान पर कौन सा अंक आएगा? बोलोगे भाई साहब जीरो का ही रिपीटिशन हो रहा है, तो जीरो ही आएगा। मैंने बोला शाबाश। फिर मैंने आपसे पूछा कि चलो दूसरे वाले में बताओ, दशमलव के 5089वें स्थान पर क्या आएगा? आप बोलोगे फिर से वही बात, जीरो का रिपीटिशन हो रहा है तो जीरो आएगा। मैंने बोला शाबाश। फिर मैंने आपसे पूछा कि दशमलव के 4,44,000वें स्थान पे क्या आएगा? आप बोलोगे 3 का रिपीटिशन हो रहा है तो 3 आएगा। मैं पूछूं करोड़ों में बता दो, तो बोलोगे हाँ 3 आएगा। लेकिन अब मैं एक बात लिखने जा रहा हूं, जरा ध्यान से समझना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। आपको पता है √2 कभी सुना है? अगर 9वीं पास किया हो तो पढ़ा होगा यूपी बोर्ड में। √2 का मैं दशमलव मान यहां पे लिखने चल रहा हूं, जरा ध्यान से समझना। 1.41421356 ऐसे कहां तक? अनंत स्थानों तक। मैंने बोला √3 का दशमलव मान पता है कितना होता है? 1.732050807556 आगे मुझे भी नहीं आता, अनंत स्थानों तक चलेगा। पाई बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पाई का। पाई का मान 22/7 पहले तो ध्यान रखो नहीं होता है। बोलो यही तो पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। पाई का ये अप्रोक्सीमेट मान है, ये लगभग वैल्यू है पाई की। तो पाई का मान कितना होता है? 3.14159265 ऐसे अनंत स्थानों तक। मैं बोलूं भाई साहब एक काम करो, वहां तो लाखों लाखों में गणना बता रहे थे, यहां खाली इतना बता दो कि √2 में दशमलव के 25वें स्थान पे कौन सा अंक आएगा। खत्म। चलो अच्छा √3 में बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। 12वें स्थान पे कौन सा अंक आएगा? यहां भी नहीं पता। मैं बोला चलो ठीक है, पाई में तो बता ही सकते हो, पाई में बता दो। दशमलव के 10वें स्थान पे बता दो। फिर से खत्म। मतलब जब तक लिखा ना जाए तब तक बता नहीं पाओगे। क्या अंतर है दोनों में? रेशनल नंबर्स में हमने जितने भी संख्याएं लिखी थी, उनके दशमलव के अनंत स्थानों तक जाने के बाद भी हम ये बता सकते थे कि कौन से स्थान पे कौन सा अंक आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे दशमलव के बाद अंकों का रिपीटिशन एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होता था। अरे बात समझे? पता है कि किसके बाद क्या आना है, लेकिन यहां पे रैंडम ऑर्डर है, किसी के बाद कोई भी आ सकता है। बात समझ में आ रही है? इसका सीधा सा मतलब हो गया कि अगर हम दशमलव की बात करें तो देखो, अगर मैं फ्रैक्शंस की बात करूं तो 5/6 फ्रैक्शन इस फॉर्म में लिखा हो, पी बाई क्यू की फॉर्म में बड़े आसानी से बता सकते हो। मैं दशमलव की बात करूं, मैं बोलूं 5.67 निश्चित स्थान है,
रेशनल होगा, हमेशा होगा। 5.234 रेशनल होगा, हमेशा होगा। लेकिन जब बात अनंत स्थानों तक जाने की हो जाए तब फर्क आता है और वहीं से इजाद होता है इर्रेशनल नंबर्स का। मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा क्या, 5.6666 अनंत स्थानों तक, बोलोगे क्या है, रेशनल है, परिमेय है। लेकिन मैं बोलूं 5.67301259 अनंत स्थानों तक, अब बोलोगे क्या है, रैंडम ऑर्डर, किसी के बाद कुछ भी आ रहा है, ये क्या हो गई, इर्रेशनल नंबर। यानी कि अगर अंकों का दशमलव के बाद एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रिपीटिशन हो तो वो सारे नंबर रेशनल कहलाते हैं अनंत स्थानों तक, और अगर अनंत स्थानों तक रिपीटिशन एक रैंडम ऑर्डर में हो तो वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल, यानी कि अपरिमेय कहलाते हैं। इस बात को भूलना मत कभी भी। और √2, √3, √5, पाई, ये सब क्या है, ये इर्रेशनल नंबर है। और पाई के बारे में क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान रखना एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, 22/7 ये परिमेय है। क्यों, क्योंकि अंश हर जीरो नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं पाई की, तो पाई का लगभग मान 22/7 होता है। पाई का एग्जैक्ट मान अभी जो हम लोगों ने लिखा 3.1415 ऐसे करके, वो मान है पाई का। हम कैलकुलेशंस को अवॉइड करने के लिए पाई का मान ये नहीं लेते और क्या लेते हैं, लगभग मान ले लेते हैं, ताकि हम कैलकुलेशन अच्छे से कर सकें। जुगाड़ू आदमी है ना हम लोग। लेकिन पाई क्या है, पाई अपरिमेय संख्या है। इस बात को एकदम गांठ बांध लो, नोट कर लो बड़े बड़े अक्षरों में, स्केच पेन से, स्केच ना हो तो मार्कर से। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। मैं आपको फिर से एक बार थोड़ा सा लिख के दिखा देता हूं। यहाँ पे परिमेय क्या है, ऐसी संख्याएं जो p/q की फॉर्म में हो, q 0 ना हो, ऑलवेज परिमेय होंगी, या दशमलव के निश्चित स्थान तक हो, जैसे 5.23, 9.4, 5.123, -9.467, ये सब क्या है, ये सब परिमेय है। या मैं अनंत स्थानों तक अगर दशमलव को लेके जाऊं, 9.46464646 अनंत स्थानों तक, तो ये भी क्या है, परिमेय है। क्यों, क्योंकि 4 से 4 से 4 से 4 से इन्हीं का रिपीटिशन हो रहा है। हम बता सकते हैं कौन से स्थान पे कौन सा अंक आएगा। लेकिन अगर मैं इर्रेशनल की बात करूं तो √2 ये क्या है, अपरिमेय है। √3 ये क्या है, अपरिमेय, क्योंकि इनका मान अभी हम लोगों ने लिखा था दशमलव के अनंत स्थानों तक जा रहे थे और रैंडम ऑर्डर में रिपीटिशन हो रहा था। पाई क्या है, और आपने ये 9th में प्रूव किया होगा यूपी बोर्ड में कि सिद्ध करो √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो 9-10 की ही चीजें पढ़नी है भाई साहब। बात समझ में आई? तो मेरे ख्याल से आपको परिमेय और अपरिमेय के बारे में कंफर्म हो गया होगा कि क्या है, क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें रेशनल नंबर्स को आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है। किन किन पार्ट्स में, फ्रैक्शंस और इंटीजर्स। फ्रैक्शंस क्या है, फ्रैक्शंस जिसको हम क्या बोलते हैं, भिन्न, और इंटीजर जिसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक। तो भिन्न क्या है, पूर्णांक क्या है तो ये p/q की फॉर्म वाले पार्ट ही ना, इन्हीं से तो आगे आ रहे हैं। तो भाई एक बात बताओ, ये भी p/q की फॉर्म में तो हो गई होगा और ये भी p/q की फॉर्म में हो गई होगा। यहाँ पे भी q 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी q 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर जीरो हो गया तो भाई साहब समझ लेना कि मंगल ग्रह का प्राणी आ चुका है अब, यानी कि अनडिफाइंड केस हो जाएगा। इसलिए q 0 नहीं होगा, आगे पढ़ेंगे इसको। अब भिन्न और पूर्णांक की बात करें तो मैं जरा एग्जांपल लिखना चाहता हूं, जरा देखो। 5/6, 9/7, 3/5, ये सब क्या है, ये सब भिन्न है। नेगेटिव भी हो सकते हैं, प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पूर्णांक लिखूं 5, 9, 19, 14। अब बताओ क्या मैं इसके नीचे बाई 1 नहीं लिख सकता? बड़े आराम से लिख सकता हूं। तो भिन्न वो होती हैं जो p/q की फॉर्म में तो हो, लेकिन q कभी भी ना तो 0 हो और ना ही q कभी भी 1 हो, तो क्या हो जाएगी, भिन्न। लेकिन अगर p/q की फॉर्म में है, q 0 तो नहीं है और q हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, पूर्णांक। यानी कि अगर सरल भाषा में इसको लिखा जाए तो लिख सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो p/q की फॉर्म में हो, q 0 ना हो, साथ के साथ q कभी भी 1 भी ना हो, ये सारी क्या कहलाएंगी, भिन्न कहलाएंगी। और अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसी संख्याएं जो p/q की फॉर्म में हो, q 0 ना हो और q हमेशा 1 हो। मेरी बात समझ में आई?
तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, फ्रैक्शन और इंटीजर्स। अब देखो जितने भी फ्रैक्शंस हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं, वो सब रियल के पार्ट, रेशनल के पार्ट हैं। और रेशनल किसका पार्ट है, रियल का, यानी कि सब कुछ रियल है। चलिए आगे चलते हैं। अब फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस भिन्न जिसको आप बोलते हो, क्या है ये, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अरे भाई साहब ये क्या बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स या रिपीटिंग डेसिमल। क्या है इसका मतलब, अंग्रेजी भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए, है ना। देखो नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेट का मतलब क्या, एंड हो जाना, खत्म हो जाना। हिंदी में बोलते हैं शांत। एक बात जरा ध्यान रखना, शांत होता है भाई साहब, ठीक है, ये सही है, ये शांत नहीं होता। तो कम से कम हिंदी तो गलत ना लिखो। शांत, शांत दशमलव जिसको बोलते हैं। नॉन रिपीटिंग यानी कि अनावर्ती। मतलब कि जो रिपीट ना हो, एंड हो जाए। जैसे याद करो मैंने क्या बोला था, 10 को अगर मैं भाग करूं 4 से तो कितना आया था, आया था 2.5। दशमलव के एक स्थान तक जाने के बाद क्या हो गया, एंड हो गया, रिपीट नहीं हो रहा आगे। लेकिन वहीं अगर मैं बोलूं कि 10 को मैं 3 से भाग कर दिया तो क्या आया था, 3.33333 कहां तक, अनंत स्थानों तक। तो 3 का अनंत स्थानों तक रिपीटिशन हो रहा था, इसलिए क्या है, ये रिपीटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी टर्मिनेट नहीं हुआ, रिपीट हो रहा है बार बार। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अशांत। एक से संतुष्टि नहीं है इनको, अनंत स्थानों तक चाहिए। जैसे पहले राजाओं की कई सारी बीवियां होती थी ना, एक से संतुष्ट नहीं होते थे। और ये क्या है, आवर्ती दशमलव। मनोभावना को समझें, गलत इंटरप्रेट ना करें, आपकी सेहत ही खराब होगी इससे। शांत दशमलव या अनावर्ती दशमलव जिसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे भिन्न के पार्ट या ऐसे भिन्न जो दशमलव के एक स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान यानी कि निश्चित स्थान तक जाने के बाद एंड हो जाएं, टर्मिनेट हो जाएं, वो सारे के सारे क्या हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, शांत दशमलव हैं। लेकिन ऐसे दशमलव जो अनंत स्थानों तक रिपीट होते रहे वो क्या हैं, वो अशांत दशमलव हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, जिसको हम रिपीटिंग डेसिमल्स बोलते हैं। कभी कभी अशांत दशमलव भी आता है, कभी कभी आवर्ती दशमलव भी लिखकर आता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, जैसे मान लो मैंने लिखा 5.696969 ऐसे कहाँ तक, अनंत स्थानों तक। तो भाई कितनी बार 6 लिखोगे, अनंत तक थोड़ी ना लिखोगे। इसको लिखने की एक पद्धति बनाई गई। तो 5 दशमलव, जो अंक रिपीट हो रहे हैं दशमलव के बाद, उनके ऊपर या तो ऐसे बिंदियां लगा दी जाती थी या इनके ऊपर ऐसे एक बार लगा दिया जाता था। तो 5.69 और ये 5.69 बार, ये दोनों एक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिनके ऊपर बार होगा, जिनके ऊपर डंडा होगा, वो रिपीट होते रहेंगे। मैंने लिखा 9.7698 और 698 के ऊपर बार है, इसका मतलब 9.76 98 698 698 ऐसे 698 तीनों के ऊपर बार है, तो तीनों का क्या होगा, रिपीटिशन होगा। मैंने लिखा 5.4, इसका मतलब क्या हो गया, 5.4444 के ऊपर बार। अब एक बात समझना, दशमलव के पहले किसी भी अंक के ऊपर बार नहीं होता है। बात समझ में आ गई, होता है कि नहीं होता है, कोई बता सकता है इस बात को, कमेंट करके बताना। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एसएससी में पूछा गया था, तो लोगों ने बोला डंडवा खसक गया है। भैया डंडवा खसका नहीं था, कंसेप्ट है ये। तो पहले आप जरा इसको लिख लो, उसके बाद इस कंसेप्ट पे भी चलते हैं। ए पॉइंट बी सी डी, और सी डी के ऊपर मैंने बार लगा दी, इसका मतलब क्या हो गया, ए पॉइंट बी सी डी सी डी सी डी, और सी डी कहाँ तक, अनंत स्थानों तक। अब एक बात जरा समझना, यहीं पे मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। जैसे 5.67 है, तो इसको अगर मैं तोड़ के लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, 5 प्लस 0.67। या अगर मैं लिखूं 5.67 और आगे माइनस लगा हुआ है, तो आप कैसे तोड़ोगे इसको, मतलब 5 भी नेगेटिव है और साथ में ये जो 0.67 है ये भी नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव पार्ट है। लेकिन अगर मैं ऐसे बोल दूं, इसके ऊपर बार लगा दूं और ये लिख दूं, तो इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब है कि जिसके ऊपर डंडा है दशमलव के पहले वो नेगेटिव है, बाकी वाला पार्ट क्या है, पॉजिटिव है। अभी केवल इतना ही जानो इस बारे में, अगली क्लास में जीरो के साथ साथ इसको भी डिस्कस करेंगे। क्लियर है इतनी बात? चलिए, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? पूर्णांक। ये क्या है? तीन पार्ट में डिवाइड किया गया इनको। क्या क्या? पॉजिटिव इंटीजर्स जिसको क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक। नेगेटिव इंटीजर जिसको क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। न्यूट्रल इंटीजर जिसको क्या बोलते हैं? उदासीन पूर्णांक। तो क्या है ये सब? और जरा देखें। पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स की शुरुआत कहां से होती है? जीरो से। जरा ध्यान रखना इस बात का, आगे पढ़ेंगे इसको भी। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? 1 2 3 4, ऐसे कहां तक? अनंत तक। तो अगर आपसे कोई बोले कि पहला धनात्मक इंटीजर कौन सा है, पहला धनात्मक पूर्णांक, तो क्या बोलोगे? 1 है। अच्छा, अंतिम वाला कौन सा है? बता ही नहीं सकते, अनंत तक जा रहा है, पता नहीं कौन सा होगा, हमें नहीं पता भाई साहब। पहला बता सकते हैं कौन सा है? ऋणात्मक पूर्णांक -1, -2, -3, कहां तक? माइनस इनफाइनाइट तक। पहला ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा होगा? -1, सबसे छोटा। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ये संख्या का बढ़ता क्रम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं बड़ी होती जा रही हैं, लेकिन अगर संख्याएं नेगेटिव हैं और आगे बढ़ रहे हैं तो संख्याएं छोटी होती जाती हैं। ठीक है। उदासीन का मतलब क्या? जो ना धनात्मक हो ना ही ऋणात्मक हो, यानी कि कैसा? न्यूट्रल हो, जीरो हो, उसे क्या बोलते हैं? उदासीन पूर्णांक। माँ बाप ने कोई भी उठा के पल्ले बांध दी, शादी कर लिए, कोई मतलब नहीं, उदासीन है। बात समझ में आई? अब एक बात जरा ध्यान रखना, आगे चल के आप एक बात पढ़ोगे, नेचुरल नंबर्स। तो ये जो धनात्मक पूर्णांक है ना भाई साहब, इन्हीं को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। भूलना मत, प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत फिर कहां से होती है? 1 से। यानी जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं उन सबको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। बात समझ में आई? चलो आगे। अब इंटीजर्स की अगर हम बात करें तो इंटीजर्स को जो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, उनमें देखते हैं क्या क्या है। देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव के भी दो पार्ट दिख रहे हैं। कौन कौन से? इवन, ऑड, इवन, ऑड। और ये न्यूट्रल वाले भाई साहब, इनके बारे में क्या ख्याल है? तो चलो पहले देखते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, इवन, ऑड का क्या मतलब है। इवन का मतलब होता है सम संख्याएं, ऑड का मतलब क्या होता है? विषम, है ना। सेम वही बात, ये सम और ये विषम, यानी कि इवन और ऑड, नेगेटिव। अच्छा देखो, नेगेटिव पॉजिटिव यहां से आना शुरू हुआ है अब। तो सम संख्याएं, विषम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनमें इकाई के स्थान पर क्या हो? 0 2 4 6 या 8 हो, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम। या ऐसी संख्याएं जिनमें इकाई के स्थान पर क्या हो? 1 3 5 7 9, ये क्या कहलाती हैं? विषम कहलाती हैं। आप ऐसे ही बोल सकते हैं ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हों। अभी विभाज्यता पढ़नी आगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर ये नहीं आता तो फिर तो कुछ नहीं आता, क्योंकि विभाज्यता ही क्वेश्चंस को ऑप्शन से करना सिखाती है। तो ऐसी संख्याएं जिनमें इकाई के स्थान पे 2 0 2 4 6 8 हो, वो सारी क्या है? सम है। ऐसी संख्याएं जिनमें इकाई के स्थान पे 1 3 5 7 9 है, वो क्या है? विषम। जैसे मैंने अगर लिखा यहाँ पे 5 6 7 8 0, ये संख्या कैसी है? ये सम संख्या है। क्यों? क्योंकि इकाई का स्थान तो ये होता है ना भाई, इकाई के स्थान पे क्या है? 0 है। किसी भी संख्या में इकाई दहाई का स्थान आपको पता है? जैसे मैंने लिखा 5 9 7, तो ये है 7 इकाई के स्थान पर, 9 है दहाई के स्थान पर, और ये 5 कहां पे है? ये सैकड़े के स्थान पर है। बात समझ में आती है ना? ये सब हम लोग पहली क्लासेस में देख चुके हैं थोड़ा बहुत। तो ऐसी संख्याएं जिनमें इकाई के स्थान पर यूनिट डिजिट पर 0 2 4 6 या 8 हो, इनमें से कुछ भी हो, वो सब क्या है? सम है। लेकिन ऐसी संख्याएं जिनमें इकाई के स्थान पर 1 3 5 7 9, इनमें से कोई हो, तो वो सब क्या है? विषम है। अरे भाग देने की जरूरत क्यों पड़ेगी? मैंने लिखा है
बताओ क्या है सम या विषम? इकाई का स्थान देखो ना, क्या है? 7 है। 7 है तो क्या है? विषम संख्या है, सीधी सी बात है। न्यूट्रल इंटीजर्स क्या होते हैं? केवल 0 होता है न्यूट्रल इंटीजर। अब 0 को किस कैटेगरी में रखें? सम की विषम? तो महानुभावों का कहना है कि भाई 0 के बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते। वो बावले, बहुत कुछ कह सकते हैं 0 के बारे में। अपने देश का है, पहले तो आर्यभट्ट ने याद किया था। 0 एक सम संख्या है भाई साहब। 0 क्या है? एक सम संख्या है। तो पहले तो इस बात का ध्यान रखना और नोट कर लेना बहुत बड़े बड़े अक्षरों में, 0 क्या है? सम संख्या है। क्यों है सम संख्या? जब कल 0 की क्लास लेंगे तो वहां पे बताएंगे कि 0 सम संख्या क्यों है, अभी नहीं। चलिए आगे। अब नेचुरल नंबर्स, जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, प्राकृतिक संख्याएं, याद करो अभी थोड़ी देर पहले जो धनात्मक इंटीजर्स पढ़ रहे थे, धनात्मक इंटीजर्स में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? ऐसी संख्याएं जो 1 2 3 4 5 6 ऐसे कहां तक, इनफाइनाइट तक हो, ये सब क्या थी? धनात्मक पूर्णांक थी ना। उन्हीं धनात्मक पूर्णांक को क्या बोल दिया गया? नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। अब उन्हीं प्राकृतिक संख्याओं को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। किसमें किसमें? प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अगर हिंदी में बोले तो बोलते हैं इसको क्या? अभाज्य संख्या। और अगर इसको बोले तो इसको क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं। देख लो भाई, हिंदी का बड़ा फायदा है। अभाज्य में से आ हटा दो, बन गया भाज्य, अलग से लिखना ही नहीं पड़ा। हमारे यहाँ की कला ही कुछ अलग ही है, लेकिन क्या करें, अंग्रेजी जबरदस्ती पढ़नी पड़ती है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? किसी भी डेफिनेशन आपकी जो एग्जाम उसमें बुक्स में लिखी गई क्या है? ऐसी संख्याएं जो एक और खुद के अलावा किसी और से ना कटें। तो वो सब डेफिनेशन नहीं पढ़नी है, मैं जरा समझो नई डेफिनेशन क्या है। ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हों। कितने? ओनली 2 फैक्टर्स। बात समझ में आ रही है? और ये जो 2 फैक्टर्स होंगे ना, मान लो ए और बी 2 फैक्टर्स हैं, गुणनखंड है। गुणनखंड क्या है इनको भी आगे पढ़ना है हमें, बस आप अभी जान लो गुणनखंड क्या होता है। मैं थोड़ा सा एग्जांपल देके समझा देता हूं। जो 2 गुणनखंड हो ना, वो बराबर भी नहीं होने चाहिए, तभी संख्याएं क्या होंगी? अभाज्य। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं एक सीधी सी बात, ऐसी संख्याएं जिनके 2 डिफरेंट फैक्टर्स, वो संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा 2, तो गुणनखंड का मतलब क्या? कि संख्या का ऐसा खंड जो इस संख्या को विभाजित कर दे, वो ऐसा गुणनखंड कहलाता है। तो ये संख्या 1 से कटेगी, क्योंकि 1 से सभी संख्याएं कटती हैं, आगे पढ़ेंगे विभाजिता में। और 2 से, यानी खुद से कटेगी और 1 से कटेगी, 2 ही फैक्टर हैं इसके। और 1 और 2 बराबर है भी नहीं, इसका मतलब ये क्या है? अभाज्य संख्या है। अगर मैं बोलूं 3, तो आप बोलोगे भाई साहब 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और किसी से नहीं कटने वाला, इसलिए क्या है? ये अभाज्य संख्या है। मैं बोलूं 5, बोलोगे 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, दोनों अलग अलग हैं, अभाज्य। मैं बोलूं 4, बोलोगे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 फैक्टर हो गए, अभाज्य संख्या नहीं है। मैं बोलूं अच्छा 1, तो बोलोगे केवल 1 से ही कटेगा, एक ही गुणनखंड है और कोई गुणनखंड ही नहीं है। और 2 गुणनखंड होने चाहिए, 2 गुणनखंड होने चाहिए और दोनों ही डिफरेंट होने चाहिए। भूलना मत, रात में मरते समय भी ये सारी चीजें भूलना मत कभी भी। ऐसी संख्याएं जिनके 2 गुणनखंड हो और 2 के दोनों कैसे हों? डिफरेंट हो, वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राइम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मैं लिख दूं 13, बोलोगे क्या 13 क्या मेरा? केवल 1 से कटेगा, 13 से कटेगा, कैसी संख्या है? अभाज्य। क्यों? क्योंकि 2 गुणनखंड है और दोनों कैसे हैं? डिफरेंट हैं। बात समझ में आई? 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, पढ़ेंगे आगे, अभी नहीं। अभी केवल संख्याओं को जानो कि क्या है संख्याएं, इनको डिटेल में तो पढ़ना ही है अभी, लेकिन अभी पहले इनकी तो नॉलेज लो कि ये वास्तव में क्या है। कॉम्पोजिट नंबर्स, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, डिटेल तो मैं इतना दूंगा ना कि तुमने कभी जिंदगी में सोचा नहीं होगा कि यार गणित में ये सब भी होता है क्या। कॉम्पोजिट नंबर्स, ऐसी संख्याएं जिनके कम से कम, लेकिन बेस बहुत जरूरी है यार। आपको बेस ही नहीं क्लियर होगा, अगर संख्याओं के बारे में पता ही नहीं होगा तो क्या गणित सॉल्व करोगे? 4 ट्रिक पढ़ के कंपटीशन निकालने चले हो बोले। कम से कम भाज्य संख्याएं क्या होती? कम से कम 3 गुणनखंड हो,
यानी कि एटलीस्ट 3 फैक्टर्स। तो ये सारी संख्याएं क्या है? कॉम्पोजिट नंबर्स। मैं बोलूं चलो एक बात बताओ, 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, सॉरी 4 से कटेगा, तो 1 2 और 4 क्या है? इसके गुणनखंड है। 3 गुणनखंड कम से कम है, कैसी संख्या है? कॉम्पोजिट। मैं बोलूं कि 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 4 गुणनखंड है कम से कम, इसलिए क्या है? कॉम्पोजिट है। कम से कम 3 गुणनखंड तो होने चाहिए, 3 से कम गुणनखंड अगर हुए तो आ जाएगा किसमें? प्राइम में। मैं बोलूं 12, बोलोगे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से कटेगा। 3 से बहुत ज्यादा गुणनखंड है, इसलिए क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है। मैं बोलूं 1, बोलोगे कि केवल 1 से कटेगा, 3 से तो कम ही गुणनखंड है ना इसके, कॉम्पोजिट नंबर नहीं है। तो भाई 1 को तो ना इनने एक्सेप्ट किया और ना इनने एक्सेप्ट किया, तो इसका मतलब 1 क्या है? 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। मतलब 1 ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य, दोनों ही जगह से। धोबी का कुत्ता है, ना घर का ना घाट का। बात समझ में आई? चलो आगे चलते हैं। अच्छा एक बात यहां पे, कॉम्पोजिट नंबर्स की अगर मैं बात करूं या प्राइम नंबर्स की बात करूं, तो पहला प्राइम नंबर कौन सा होगा फिर? 1 तो है नहीं, 2। पहला प्राइम नंबर क्या है? 2। और 2 एक सम संख्या भी है, ध्यान रखना, आगे चल के पढ़ेंगे कि इसलिए 2 क्या है? एक अकेली सम अभाज्य संख्या है। 2 क्या है? अकेली सम अभाज्य संख्या है। 2 इज ओनली इवन प्राइम। अच्छा एक बात बताओ, पहली विषम अभाज्य संख्या कौन सी होगी? भाई 2 तो सम है ना, और पहली अभाज्य संख्या भी है। पहली अभाज्य संख्या 2 है, ध्यान रखना इस बात का। 1 अभाज्य नहीं हुआ है, ना तो ये भाज्य है ना ही अभाज्य है, तो पहली अभाज्य संख्या 2 थी। लेकिन पहली विषम अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 3। बात समझ में आ गई? अच्छा अब मैं अगर आपसे बोलूं कि पहली भाज्य संख्या बता दो या सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो भाई 1 तो दोनों की कैटेगरी में नहीं है। 2 हो गया अभाज्य, तो भाज्य हो नहीं सकता। 3 हो गया अभाज्य, तो भाज्य हो नहीं सकता। तो बचा क्या? 4 पहला नंबर ऐसा है। तो 4 स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर है। फर्स्ट कॉम्पोजिट नंबर कौन सी हुई? पहली अभाज्य संख्या कौन सी है? 4। और जरा थोड़ा सा खेल इसमें और खेलते हैं पहले। तो पहली कॉम्पोजिट नंबर कौन सी हुई? 4। फिर 5 तो हो नहीं सकता, फिर कौन सी हुई? 6। 7 हो नहीं सकता, अभाज्य हो गई। फिर कौन सी हुई? 8। फिर 9। 9 विषम संख्या है लेकिन प्राइम नहीं है, क्योंकि 9 जो है वो 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से कटेगा। 3 गुणनखंड है और प्राइम में केवल कितने गुणनखंड होते हैं? 2। बात समझ में आई? तो आप एक बात बताओ, ये सब तो सम है, लेकिन 9 क्या है? 9 तो विषम है ना। यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रथम विषम भाज्य संख्या कौन सी है? 9 है। यानी कि फर्स्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर कौन सा हुआ? 9। और प्रथम सम भाज्य संख्या कौन सी है? 4 है। यानी फर्स्ट इवन कॉम्पोजिट नंबर 4, फर्स्ट प्राइम नंबर 2, फर्स्ट इवन प्राइम नंबर 2, फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर 3। बात समझ में आ गई? चलो आगे। चलो यहीं पे देख ही लो यार, 1 से लेके 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 15। आओ देखते हैं कौन कौन सी हैं। 2 अभाज्य संख्या पहली है, 3, 5, 7, 11, 9 नहीं है। सारी विषम संख्याएं अभाज्य नहीं है। 11, फिर 13, 15 नहीं है, फिर 17, 19, 21 नहीं है, 23, फिर हो गई हमारी 29, 31, फिर हो गई 33 नहीं है, 35 नहीं है, 37, फिर 39 नहीं है, 41, उसके बाद 43, 45 नहीं है, फिर हो गई 47, फिर 49 नहीं है। कितनी है देखो?
5 ये हो गई, 5 4 9, 5 4 9 4 13 14 15। तो 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 15। ऐसे ही आप आगे बोल सकते हो 50 से लेकर 100 तक। अब ये मत बोलना कि 1 से 50 तक अगर 15 है तो 50 से 100 तक भी 15 होंगी। अभाज्य संख्याओं का रैंडम ऑर्डर है, कभी देखो लगातार आ रही हैं, कभी एक दूसरे के दो दो के अंतर पे। यहाँ पे देखो 1 का अंतर है, यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ पे 4 का अंतर हो गया, रैंडम ऑर्डर अंतर है, इसलिए अभाज्य संख्याओं में कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होता है। हाँ, एक चीज आप बोल सकते हो, ऐसी संख्याएं जो 6k+1 या 6k-1 टाइप की हो, वो अभाज्य होने का चांस है ना। ऐसी संख्याओं को अभाज्य होने का चांस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 100% अभाज्य नहीं होती हैं, चांस होता है उनका। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं मैंने k को 3 ले लिया, तो देखो 6 18 और 1 19 अभाज्य हो गई। 6 18 माइनस 1 17 अभाज्य हो गई। लेकिन अगर मैं k को 6 ले लूं तो 6 36 और +1 37 अभाज्य तो है, लेकिन 36 - 1 35 अभाज्य नहीं है। तो चांस होता है कि वो 6k+1 या 6k-1 टाइप की जो संख्याएं होती हैं वो अभाज्य की कैटेगरी में आ सकती हैं। बात क्लियर है इतनी? तो 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 15। 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 10। तो अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो बोलोगे कि 25। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, 100 से 200 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 21। केवल काउंट करके निकाल सकते हो, इनका कोई फॉर्मूला नहीं है। तो अगर मैं एक चार्ट टाइप में इसको डिनोट कर दूं, 1 50 100 200। 1 से 50 तक कितनी थी भाई साहब यहाँ पे? चलो मैं कलर चेंज कर देता हूं। 1 से 50 तक थी 15। 50 से 100 के बीच में कितनी है? 10। 100 से 200 के बीच में कितनी है? 21। यानी अगर मैं 1 से 200 के बीच की बात करूं तो कितनी हो गई? 46। क्लियर है? तो इस डेटा को थोड़ा सा आप ध्यान रखना। अभी अभाज्य संख्याओं के बारे में हमें बहुत कुछ पढ़ना है आगे चल के, तो वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको दे दी। चलिए आगे चलते हैं। अब होल नंबर, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो? पूर्ण संख्या। अब जरा समझना, नेचुरल नंबर्स की शुरुआत कहां से थी? प्राकृतिक संख्याओं की। 1 2 3 4 5 6 ऐसे कहां तक? इनफाइनाइट तक। अगर इसमें उदासीन पूर्णांक 0 को और ऐड कर देना, तो ये जो घर कहलाएगा, ये किसका घर कहलाएगा? होल नंबर्स का, यानी पूर्ण संख्याओं का। यानी पूर्ण संख्याएं 0 उदासीन पूर्णांक और सारे नेचुरल नंबर्स से मिलकर बनता है। बात समझ में आई? यानी अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं तो आपको आइडिया होगा इस बातों का। पॉजिटिव इंटीजर्स और ये न्यूट्रल इंटीजर, इन दोनों को अगर मिला दें तो क्या बन जाता है? होल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स और न्यूट्रल इंटीजर्स, इनको अगर हम मिला दें तो क्या मिल जाता है हमारा? उदासीन होल नंबर। तो होल नंबर की शुरुआत कहां से होती है? 0 से। तो पहला होल नंबर कौन सा है? 0। ये बात का जरा ध्यान रखना, पहला होल नंबर कौन सा है? 0। अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट 5 होल नंबर्स कौन कौन से हैं, तो आप बोलोगे 0 1 2 3 और 4 हो गए ना 5, फर्स्ट 5। मैं बोलूं फर्स्ट 10 कौन सा होगा, तो बोलोगे 0 to 9, ये फर्स्ट 10 होल नंबर्स हैं। मैं बोलूं फर्स्ट 100 कितने होंगे? पहले 100 होल नंबर्स, तो आप बोलोगे 0 से 99। मैं अच्छा ये बोल दूं कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याएं, उनकी शुरुआत 1 से होती है। तो अगर 10 की बात करूं तो 1 to 10 ये नेचुरल नंबर्स हैं। इनके बारे में सब डिटेल में पढ़ेंगे, बस आप अभी थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानते रहो। को प्राइम, जिसको बोलते हैं सह अभाज्य। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी दो संख्याएं, जरूरी नहीं कि अभाज्य हो, ए एंड बी मे बी और मे नॉट बी प्राइम। मतलब प्राइम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, कंपलसरी नहीं है कोई। इन संख्याओं का एचसीएफ अगर 1 हो, अब ये क्या डेफिनेशन बढ़ा दी, आप इतना समझो साधारण भाषा में। एचसीएफ यानी जिसको आप क्या बोलते हो? मासा।
यानी कि दो संख्याओं में केवल और केवल कॉमन क्या आए, एक आए, उसके अलावा कुछ भी कॉमन ना आए, तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, को प्राइम नंबर। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं 4 और 9, अब बताओ 4 और 9 में कुछ भी कॉमन है, बोलोगे नहीं कुछ कॉमन नहीं है, तो मैं बोलूं कुछ नहीं तो एक कॉमन तो है ही है ना, एक तो सब में होता है। इसलिए 4 और 9 क्या है, ये एक दूसरे के लिए क्या है, को प्राइम है। 4 खुद में प्राइम नहीं है, खुद में अभाज्य नहीं है, 9 खुद में अभाज्य नहीं है, लेकिन एक दूसरे के लिए क्या है, को प्राइम है। बात समझ में आई। मैं लिखूं कि 11 और 15, अब बताओ 11 तो भाज्य लेकिन 15 भाज्य नहीं है, लेकिन दोनों में कॉमन कितना है, केवल एक है, कैसी है, को प्राइम है। मैं बोलूं 5 और 6, बोलोगे को प्राइम है, कॉमन कितना आ रहा है, केवल एक आ रहा है। मैं बोलूंगा 11 और 19, बोलो को प्राइम है, कॉमन कितना आ रहा है, एक आ रहा है। मैं बोलूं 4 और 12, बोलोगे को प्राइम नहीं है, क्यों, कॉमन कितना आ गया, 4 आ गया, कॉमन कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए। इसका मतलब ये संख्या को प्राइम नहीं है। तो मैं कुछ संख्याओं को यहां पे लिख रहा हूं, आप बताओ कमेंट करके कि क्या ये संख्याएं को प्राइम है या नहीं। 4 9, 5 11, 19 38, 11 35, 35 और 36, इन संख्याओं के बारे में बताओ कि क्या ये संख्याएं को प्राइम है। इनमें से कौन कौन सी संख्याएं को प्राइम है, कौन कौन सी संख्याएं को प्राइम नहीं है। अगली संख्या ट्विन प्राइम नंबर, जिसको आप क्या बोलते हो, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जिन अभाज्य संख्याओं में डिफरेंस जो है वो 2 का हो, उन्हें बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। जैसे 3 और 5 अंतर कितने का है, 2 का है, ये क्या है, ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। 11 और 13 अंतर कितने का है, 2 का है, कैसी संख्याएं हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। तो ऐसी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य होनी चाहिए है ना, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनमें डिफरेंस कितने का हो, 2 का हो, क्या कहलाती हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स। बात क्लियर हुई। परफेक्ट नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से बनता है एग्जाम में, 1-2 बार एग्जाम में पूछा भी गया सीडीएस वगैरह में। इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ नंबर एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, यानी खुद को नहीं लेना है, इज इक्वल टू दैट नंबर, देन इट इज नोन एज अ परफेक्ट नंबर। मतलब क्या है, जैसे देखो 6 की अगर मैं बात करूं तो 6 के गुणनखंड क्या है, फैक्टर्स क्या है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और खुद 6 से कटेगा। तो एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, खुद को नहीं लेना है, बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं इनको अगर जोड़ दें तो कितना हो रहा है, 3 2 5 और 1 6। अगर इनका सम उसी संख्या के बराबर हो जाए जिस संख्या के हम फैक्टर निकाल रहे हैं, तो ये संख्या क्या कहलाती है, परफेक्ट नंबर। जैसे मैं 28 की बात करूं, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 7 से कटेगा, 14 से कटेगा और 28 से कटेगा। इतने फैक्टर हुए। 28 को नहीं लेना, खुद को नहीं लेना है, बाकी सबको जोड़ो। 14 7 21, 21 और 4 25, 25 और 2 27 और 1 28, खुद ही बराबर आ गया। अगर मैं 15 की बात करूं तो बताओ, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 15 से कटेगा, 15 को नहीं लो, 5 3 8 और 1 9, ये परफेक्ट नंबर नहीं है। तो 1 डिजिट का पहला परफेक्ट नंबर कौन सा है, 6 है। 2 डिजिट का पहला परफेक्ट नंबर कौन सा है, 28 है। 3 डिजिट का पहला परफेक्ट नंबर कौन सा है, 496 है। ये क्वेश्चन आपके सीडीएस वगैरह एग्जाम में पूछा भी गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट नंबर। तो 496 3 डिजिट का परफेक्ट नंबर कौन सा है, ये है। मतलब आपको करना क्या है, जैसे मान लो 6 है, इनके फैक्टर्स कर लो, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। खुद को मत लो, खुद को हटा दो, बाकी सबको जोड़ लो। अगर उनका योगफल उस संख्या के बराबर आ गया तो परफेक्ट नंबर है। बात क्लियर है। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे उस डाउट को लिख कर भेजो। संडे को हम लोग स्पेशल क्लास लेंगे, डाउट सेशन, उसमें मैं आपका नाम के साथ आपके डाउट को भी क्लियर करूंगा। बात समझ में आ रही है। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू को बोलते हैं प्रत्यक्ष मान और प्लेस वैल्यू को बोलते हैं स्थानीय मान। सीटेट वगैरह में काफी क्वेश्चन पूछा आता है इसका। जैसे मैंने लिखा, मान लो 9 7 8 5 3 2 8 1, या चलो एक अच्छा सा नंबर लेते हैं, गंदा सा नंबर ले लिया। मैंने लिखा 4 9 7 3 2, ठीक है। मैं आपसे बोलूं कि आप ये बताओ इसमें 7 का
फेस वैल्यू क्या है और प्लेस वैल्यू क्या है। तो फेस वैल्यू यानी प्रत्यक्ष मान तो कुछ नहीं, जो जैसा दिख रहा है वही उसका प्रत्यक्ष मान है, यानी 7 का प्रत्यक्ष मान कितना हुआ 7। प्लेस वैल्यू निकालने के लिए क्या करो, उस संख्या को लो, उसके आगे जितनी भी संख्या है उसके आगे 0 लगा दो। तो 7 का प्लेस वैल्यू कितना हो गया 700। मैं बोलूं 9 का निकालो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू कितना होगा, तो 9 का फेस वैल्यू कितना होगा, खुद 9 होगा। 9 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, तो 9 लिखो, उसके आगे 1 2 3 0 लगा दो, क्या हो गया, प्लेस वैल्यू हो गया 9000। मैं आपको एक एग्जांपल और दूं, मैंने लिखा 9732 मैंने बोला चलो 7 का यहां पे प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू बताओ, तो 7 की प्लेस वैल्यू, 7 की फेस वैल्यू खुद 7, प्लेस वैल्यू के लिए 7 लिखो, 1 2 3 4 0 चिपका दो आगे, क्या हो गया, प्लेस वैल्यू हो गया। यानी कि फेस जैसा दिख रहा है वही उसका मान, प्लेस का क्या, किस स्थान पर है, इकाई के स्थान पर है, दहाई के है, सैकड़ेवें स्थान पर है, हजारवें स्थान पर है, किस स्थान पर है वो, बात समझ में आ रही है, वही क्या कहलाता है, उसका प्लेस वैल्यू कहलाता है। चलो आगे, ये सारी डिटेल्स मैं यहां पे लिख रहा हूं, लेकिन आप जब इस वीडियो पे आओगे, यहां तक आओगे, तो आप पॉज करोगे और इन सब को लिखकर कमेंट करोगे पहले, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखोगे। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर कौन सा है 1, फर्स्ट होल नंबर कौन सा है 0, फर्स्ट इवन नंबर 0, ध्यान रखना 0 पहली सम संख्या है, सम संख्या 0 है, क्यों है अगले में बताऊंगा, नोट कर लेना। फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर, इवन भी हो यानी कि सम भी हो और नेचुरल भी हो, नेचुरल इतनी इंग्लिश तो मेरे ख्याल से समझ ही गए होगे, सम नेचुरल यानी कि इवन यानी कि सम, और नेचुरल को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो फर्स्ट प्राकृतिक संख्या कौन सी हो गई आपकी, जो सम हो 2, फर्स्ट ऑड नंबर 1, फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर भी 1 ही है, 3 पे मत चले जाना, नेचुरल नंबर का जहां पे नेचुरल आ गया वहां पे 0 नहीं आना है, वहां पे शुरुआत कहां से होगी, नेचुरल की शुरुआत हमेशा कहां से होगी 1 से होगी, बात समझ में आ गई, 1 के आगे बढ़ते जाओ। लेकिन अब इवन की बात कर रहा था तो 1 तो इवन है नहीं, इसलिए नेचुरल नंबर कौन सा होगा 2, फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है 2 है, फर्स्ट इवन प्राइम नंबर भी कौन सा है 2 है, फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर 3, फर्स्ट परफेक्ट नंबर 6, फर्स्ट कॉम्पोजिट नंबर, पहला कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है, अरे 4, फर्स्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर 9 निकल के आया था, बात समझ में आ गई। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल जीरो और टर्मिनेटिंग डेसिमल वगैरह के बारे में काफी कुछ पढ़ेंगे, तो कल की भी क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्लास को देखिए, अगर कोई डाउट है तो मुझे बताइए। धन्यवाद।